हाँ नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। सौरमंडल की सामान्य जानकारी के बारे में देखा। एक चीज़ मैं आपको पिछले वीडियो में दोस्तों बताना भूल गया था। बिग बैंग थ्योरी तो मैंने आपको बता दी। अब इस बिग बैंग थ्योरी के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक प्रयास किया था, आज से 7-8 साल पहले की बात है। वो थोड़ा काम का है, जीके के हिसाब से भी, ठीक, तो उसको भी देख लो, ठीक है ना। क्या है, एक प्रयोग किया वैज्ञानिकों ने। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। स्विट्जरलैंड, आपने नाम सुना होगा। वहां पर एक शहर पड़ता है जेनेवा, और वहां पर जेनेवा की जो बॉर्डर थी स्विट्जरलैंड की, वहां पर वैज्ञानिकों ने क्या किया, पृथ्वी से 100 फीट की दूरी पर जमीन जो गहरी खोदी, ठीक है, और उसमें एक 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई। सुनना मेरी बात को गौर से। वैज्ञानिकों ने क्या किया, जेनेवा स्विट्जरलैंड में जो पड़ता है, वहां पर जो बॉर्डर है, उस जगह पर 100 फीट नीचे जो है 27 किलोमीटर लंबी सुरंग बना ली। और उस 27 किलोमीटर लंबी सुरंग के अंदर एक मशीन लगाई, एक प्रयोग किया जिसको बोलते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। और वहां पर उन्होंने क्या किया कि जो अपरमाणविक कण है, ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे, इन सब की टक्करें करवाई। और जब टक्करें करवाई और उन टक्करों के माध्यम से उन्होंने देखने का प्रयास किया कि जो बिग बैंग थ्योरी है, जो ब्रह्मांड में विस्फोट हुआ था और जिस विस्फोट से हमारा ब्रह्मांड बना है, ठीक है ना, ये ग्रह वगैरह जितने भी बने, अभी मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो में, ठीक है ना, तो उसके बनने की प्रक्रिया क्या रही। तो उन्होंने भी पृथ्वी के नीचे एक टक्कर करा करके देखा, और जब उस टक्करों कराया तो उनको एक नया कण मिला, और जिसका नाम है हिग्स बोसोन। और उसका सवाल कई भर्तियों में देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको एक चीज़ कराता हूँ। टॉपिक का नाम भले अपन लिख लेते हैं LHC, या जिसको बोलते हैं लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्या है ये मामला, तो सुनना। ये सन मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 2012-13 की बात है, और सही भी है ये। आपको याद हो, बीच में खबर चली थी 31 दिसंबर 2012 को पृथ्वी समाप्त हो रही है। उस टाइम कई लोग जो है घबरा गए थे, पृथ्वी खत्म हो रही है, पृथ्वी खत्म हो रही है। वो इसी प्रयोग के कारण, क्योंकि लोगों को लगा इस प्रयोग के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट होता, और कहते हैं कि उस विस्फोट से पृथ्वी पर ऐसा भूकंप आता, पूरी पृथ्वी पे ही आता, क्योंकि ये टक्कर करवाने वाले थे। तो ऐसी स्थिति में पूरी पृथ्वी उथल पुथल मस्ती, और क्या पता पृथ्वी समाप्त हो जाती। तो ये वही प्रयोग है। तो 2012-13 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में 100 फीट नीचे जमीन से, जमीन से 100 फीट नीचे, जमीन से 100 फीट नीचे 27 किलोमीटर लंबी सुरंग। कितने किलोमीटर लंबी सुरंग? 27 किलोमीटर लंबी सुरंग में विभिन्न कणों की टक्कर करवाई। विभिन्न कणों की वैज्ञानिकों ने क्या करवाई? टक्कर करवाई। विभिन्न कणों की वैज्ञानिकों ने टक्कर करवाई, ठीक है। किस लिए था यह प्रयोग? ब्रह्मांड की उत्पत्ति जानने के लिए यह प्रयोग हुआ। ब्रह्मांड की, देखो कोलाइड का मतलब ही होता है टक्कर करना, ठीक है ना। कोलिजन नाम सुना होगा, टक्कर होना, ठीक है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने हेतु यह प्रयोग किया गया। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने हेतु ये जो है प्रयोग किया गया। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है प्रयोग, ठीक है ना। और इसमें अपरमाणविक कण जो हम क्या करवाई थी, टक्कर करवाई थी। कहाँ की बात है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। किसने करवाई थी टक्कर? कौन से वैज्ञानिक थे? नाम सुनाओ कभी, CERN, ACERN, इनका नाम करंट में भी आता रहता कई बार। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसको CERN बोलते हैं, ठीक है ना। इन CERN के वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रयोग किया गया। CERN के वैज्ञानिकों द्वारा यह प्रयोग किया गया। ध्यान रहेगी क्या ये बात, ठीक है, कि लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर प्रयोग किया था 2012-13 में जेनेवा स्विट्जरलैंड में। 100 फीट नीचे जमीन खोदी और उसमें 27 किलोमीटर लंबी क्या बनाई? सुरंग बनाई। और CERN के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जानने के लिए विभिन्न कणों की क्या करवाई? टक्कर करवाई। और भाई साहब एक बहुत बड़ी चीज पता चली, हिग्स बोसोन के बारे में पता चला। किसके बारे में पता चला? हिग्स बोसोन। और इंपॉर्टेंट है, कहा गया कि यह सबसे छोटा कण है। कहा गया कि यह सबसे छोटा कण है। ध्यान रखना, हिग्स बोसोन। और इसका नाम हिग्स बोसोन इसलिए पड़ा है, कभी नाम सुना हो आपने, हमारे थे एक सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है। कभी आप अगर बीएससी के स्टूडेंट रहे हो
तो आपने फाइनल ईयर के अंदर एक बोस आइंस्टीन सांख्यिकी नाम से एक न्यूमेरिकल भी सुना होगा, ठीक है ना। दो हमारे वैज्ञानिक थे बोस, ठीक है ना, उन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे प्रयास किए थे, ठीक है ना। तो उन्हीं के नाम पे देखो बोसोन दिया गया, क्योंकि उन्होंने भी इस क्षेत्र में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताने का प्रयास किया था। और एक हिग्स नाम के भी थे, शायद पीटर हिग्स नाम था, तो हिग्स बोसोन। तो सबसे छोटा कण खोजा गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है सेंट्रल की भर्ती में, गोल्ड पार्टिकल कहते हैं। पूछेंगे ये आप है ना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ रहे हो ना केमिस्ट्री के अंदर, सवाल यहाँ से आ गया फिर क्या कर लोगे, इसलिए मैं ढंग से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चीज़ों को ढंग से पढ़ा करो, पेपर बनाने वाले के नज़रिए से देखो। मैं बार बार बता रहा हूँ, स्मार्ट स्टडी करनी है, टू द पॉइंट पढ़ना है और समझ लेना है कि करंट से किस प्रकार जीके को जोड़ना है, करंट से साइंस को किस प्रकार से जोड़ना है। करंट के आधार पे आप हर सब्जेक्ट को जोड़ोगे तो निश्चित सफल होगे। तो गोल्ड पार्टिकल है, ध्यान रखना, हिग्स बोसन को अपन क्या बोलते हैं, गोल्ड पार्टिकल। और एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है ना, इसको भूत कण भी कहते हैं। कौन सा कण, भूत कण, ध्यान रखना, दिखता नहीं वैसे भी अदृश्य है ये, ठीक है ना। तो हिग्स बोसोन सबसे छोटा कण, तो इस प्रयोग के द्वारा हिग्स बोसोन के बारे में पता चला, सबसे छोटा कण गोल्ड पार्टिकल है और भूत कण भी इसको कह देते हैं। और आने वाले समय पर कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में पूरी जानकारी मिलने का अनुमान है। तो ये बिग बैंग थ्योरी के रूप में जो उन्होंने एक नया प्रयोग करने का कोशिश किया, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। अभी इसी वीडियो में एक और टॉपिक करते हैं, तारे का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद फिर सूर्य पढ़ेंगे और फिर आठों के आठों ग्रह को शॉर्टकट में पढ़ेंगे। तो ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, टॉपिक को ढंग से पढ़ो बस, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, बढ़ जाए आगे, ठीक है। तो देखो, तो अब सुनना दोस्तों, ये बात भी मैंने बता दी। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, तारा कैसे बनता है, तारा, तारे का निर्माण, तारे का निर्माण। तो इस बारे में पढ़ते हैं, तारे के निर्माण के बारे में। तो सुनो मेरी सबसे बड़ी बात, ब्रह्मांड में जिस इलाके के अंदर हाइड्रोजन बहुत ज्यादा थी, वो हाइड्रोजन नजदीक आई, ठीक है। तारा कैसे बन रहा है बता रहा हूँ, देखो बहुत काम की बात है। देखो आज आपको कई सारे रहस्यों के बारे में जानने को मिल रहा होगा, कभी सोचा ही नहीं। अब आज रात को छत पे जाना और छत पे जाकर के देखना कि अरे ऐसा भी होता है क्या, ठीक है ना। हाँ, तो सुनना बात क्या है। आकाशगंगा जो है ना हमारी, उसमें असंख्य तारे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल है। आकाशगंगा, हाँ एक और बात, आकाशगंगा ध्यान रखना स्पाइरल होती है, सुन लो मेरी बात, इंपॉर्टेंट है, मैंने वहां नहीं लिखा था। आकाशगंगा क्या होती है, स्पाइरल। मतलब आकाशगंगा जब घूमती है तो चक्राकार घूमती है, कैसे घूमती है, चक्राकार। आकाशगंगा की जो आकृति है वो कैसी होती है, स्पाइरल, चक्राकार। जानते हो ना चक्राकार ऐसे होता है, देखो यूं, ये जैसे ये स्पाइरल, अरे स्पाइरल की कॉपी भी तो आती है ना अपनी, ठीक है ना। हाँ, तो आकाशगंगा जो है स्पाइरल है, चक्राकार है। अब चक्राकार रूप से जब उसमें कण घूमते रहते हैं, हाइड्रोजन क्या आई, नजदीक आई। और जब हाइड्रोजन एक दूसरे के बहुत नजदीक आई तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या करेगी, क्रिया करेगी। और आपको पता है आवर्त सारणी का पहला तत्व अपन हाइड्रोजन पढ़ते हैं ना, नंबर 1 हाइड्रोजन, नंबर 2 पर क्या पढ़ते हो, हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 2। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में क्रिया करेगी तो दोनों मिलकर क्या बनाएगा, हीलियम। तो इस प्रकार हाइड्रोजन हाइड्रोजन के टकराने से क्या बन गई, हीलियम बन गई, ठीक है। अब हीलियम बन गई, अब उस प्रकार से आकाशगंगा के केंद्र में क्या बनने लग गई, हीलियम बनने लग गई। और हीलियम जब केंद्र में बनती जाएगी तो जब केंद्र के अंदर सारी हाइड्रोजन किस में काम आ गई, हीलियम बनने के अंदर, ठीक है। हाइड्रोजन से तो बन रही है ना हीलियम, तो केंद्र से सारी हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो रही है, हीलियम में। तो ऐसे करते करते जो आकाशगंगा के इलाके की जो परिधि है, जो किनारा है, अब वहां पर भी हाइड्रोजन किस में बदलने लगेगी, हीलियम में बदलने लगेगी। इतनी बात हो गई क्या, ठीक है। इतनी बात को मैं पहले लिख दूं क्या, ठीक है, तो लिख दूं ताकि आपको समझ में आ जाएगी और बढ़िया। तो तारे के निर्माण में सबसे पहले ध्यान रखना, आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है। आकाशगंगा कैसी होती है, सर्पिलाकार। आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है, क्या इतनी बात ध्यान रहेगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो नंबर 1 सुनना, हाइड्रोजन वे हाइड्रोजन क्रिया करके हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हीलियम। क्या हो रहा है, नाभिकीय संलयन हो रहा है। दोस्तों नाम सुना कभी नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, करूंगा चर्चा इसके बारे में भी।
देखो संलयन का मतलब होता है जुड़ना और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो देखो जब दो कोई छोटे छोटे परमाणु या फिर छोटे छोटे जो कण होते हैं वो आपस में मिलते हैं और एक बड़े कण का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। जब छोटे छोटे नाभिक मिलके बड़े बड़े नाभिक का निर्माण करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नाभिकीय संलयन। और हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 1। परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, 1। हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जब क्रिया हुई, नाभिकीय संलयन हुआ तो क्या बनेगा, हीलियम। एक हाइड्रोजन तो ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, हीलियम। 1H1 1H1, ऊपर परमाणु भार होता है 2 हीलियम, ठीक है, लगभग 4 के आसपास होता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन हाइड्रोजन की क्रिया से क्या बन गई, हीलियम बन गई। क्या इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। रिएक्शन पर मत जाना, संतुलित नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधी बात है तारे का निर्माण कैसे होता है। आकाशगंगा जो थी उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन पास आई और क्या बना, हीलियम बन गया। कौन सी क्रिया से, नाभिकीय संलयन से। इतनी बात हो गई। तो अब देखना, जब केंद्र में संलयन पूरा हो जाता है, जब केंद्र में संलयन पूरा हो जाता है तो परिधि पर नाभिकीय संलयन होगा। अब सीधी सी बात है, बीच में तो हाइड्रोजन खत्म हो गई, अब किनारों पे तो बची है, किनारों पे तो होगा नाभिकीय संलयन। तारा बनना बता रहा हूं मैं, कोई ये मत भूल जाना कि अपन खाते हैं। जब केंद्र में संलयन पूरा हो जाता है तो परिधि पर नाभिकीय संलयन होता है। हो गया क्या इतनी बात, ठीक है। अब ये लगातार क्या होता जा रहा है, आपके संलयन होता जा रहा है। इतनी बात हो गई, ठीक है। तो ये पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया कहीं ना कहीं। अब इस संलयन के बाद बहुत सारी क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। संलयन से बहुत सारी क्या निकलेगी, ऊर्जा। संलयन से ऊर्जा मुक्त हुई, ठीक है, ऊर्जा निकलेगी बहुत सारी नाभिकीय संलयन से, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है। इस कारण तारे की उत्पत्ति शुरू होती है। तारे की क्या शुरू होती है, उत्पत्ति शुरू होती है। तारे की उत्पत्ति शुरू होती है और ये भाग चमकदार हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्जा जो है ना वो प्रकाश उत्पन्न करेगी। ये भाग क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है। बहुत आसान है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने मिलकर हीलियम बनाया, केंद्र में हीलियम बनी, उसके बाद हीलियम कहाँ बनेगी, किनारों पर। और इस हीलियम के कारण बहुत सारी क्या उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। और इस कारण तारे की उत्पत्ति क्या होती है, शुरू होती है। और ये भाग क्या हो जाता है, चमत्कार हो जाता है, चमकदार हो जाता है, ठीक है ना। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, ठीक है। और इस कारण बहुत ही ज्यादा रोशनी उत्पन्न होती है। और बाद में तारे का रंग लाल पड़ने लगता है। क्या होने लगता है, लाल पड़ने लगता है। बाद में तारे का रंग लाल पड़ने लगता है। क्या इतनी बात ध्यान रहेगी, बाद में तारे का रंग कैसा होगा, लाल रंग। और इसको अपन क्या बोलेंगे, लाल रंग वाले को, तारे को लाल दानव। ऐसे तारे को क्या बोलेंगे, लाल दानव या रेड जाइंट। रेड क्या बोलते हैं, जाइंट, ठीक है ना। तो तारे का रंग क्या पड़ गया, लाल। और जब तारा पड़ेगा लाल, इसका मतलब समझ लो तारे की उम्र क्या हो रही है, पूरी हो रही है। और अब तारे की क्या शुरू हो जाएगी, मृत्यु। जैसे तारा लाल पड़ जाता है, इसके बाद तारे की मृत्यु क्या हो जाती है, शुरू। बढ़ना तो मैंने बता दिया कैसे बढ़ता है, चमकदार हो गया है ना। मृत्यु शुरू हो जाती है तारे की। और तारे में सुपरनोवा नाम से विस्फोट होने लगते हैं। तारे में बड़े बड़े विस्फोट होने लगते हैं लाल होने के बाद, उसको बोलते हैं अपन सुपरनोवा। और इस प्रकार तारे की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों पहले इसका भी स्क्रीनशॉट लो, अगली स्लाइड के अंदर आपको पूरा पता लगेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है ना। हाँ तो ले लिया स्क्रीनशॉट, बढ़ जाएं आगे, ठीक है। हाँ तो सुन लो एक बार वापस बोल रहा हूँ, आकाशगंगा सर्पिलाकार होती है। यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन ने क्रिया करी तो क्या बना, हीलियम। और केंद्र में हीलियम बनने के बाद हीलियम खत्म हो गई, किनारे हाइड्रोजन खत्म हो गई, तो किनारे पर अब क्या होगी, हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाएगी, हीलियम। और इस प्रकार बहुत तेज क्या निकलेगी, रोशनी। और उस रोशनी से किसका निर्माण हो रहा है, तारे का। वो रोशनी तो तारा है, तो इस प्रकार तारे का क्या हो रहा है, निर्माण। और जब तारे का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना, तो तारे में ये जो संलयन से ऊर्जा मुक्त हो रही है, इससे तारा बढ़ गया और तारे की उत्पत्ति हो गई। और ये भाग बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, चमत्कार। और जब बाद में बहुत ज़्यादा ऊर्जा खत्म हो जाएगी, तारे के अंदर आ जाएगी, तब तारे का रंग क्या पड़ जाएगा, लाल पड़ जाएगा। और इसको बोलते हैं लाल दानव। और यहीं से तारे की मृत्यु क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। ये बात मैंने आपको अभी बता दी। अब क्या होगा, तारे की मृत्यु शुरू हो गई है। अब एक बहुत भयंकर घटना घटेगी। मैं ब्लैक होल के बारे में बताने वाला हूँ अब आपको, ठीक है ना। एक चीज सुनना, 1.4 ms, ये आंकड़ा आपको ध्यान रखना। ये क्या चीज होता है, ये सूर्य
यहाँ पर एमएस का, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे जो एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्होंने दिया था ये 1.4 एमएस का मतलब क्या होता है चंद्रशेखर लिमिट। ध्यान रखना, चंद्रशेखर लिमिट का मान कितना होता है 1.4 एमएस। ध्यान रह जाएगी ये बात, चंद्रशेखर लिमिट कितनी होती है 1.4 एमएस। यहाँ पर एमएस क्या है, यहाँ एमएस का मतलब है सूर्य का द्रव्यमान। एमएस का मतलब यहाँ पर क्या होता है सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन किसको बोलते हैं एमएस को। और चंद्रशेखर लिमिट का मान कितना होता है 1.4 एमएस। अब सुनो बहुत इंपॉर्टेंट, अब तारा की जब मृत्यु शुरू हो गई, तारा जब लाल दानव बन गया, यदि तारे का द्रव्यमान, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट, अपना एंडिंग पे आ गए हम, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से कम होता है, ध्यान रखना, अगर सूर्य के द्रव्यमान की तुलना में 1.4 गुना, समझ गए मेरी बात, उससे कम अगर तारे का द्रव्यमान है तो इसे वामन तारा यानी छोटा हो गया है ना, या जीवाश्म तारा कहते हैं। कौन सा तारा कहते हैं, जीवाश्म तारा, इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्योंकि तारा मर रहा है अब, ठीक है ना, तारा मरेगा। तो यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से कम हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं वामन तारा या जीवाश्म तारा कहते हैं। और यदि, एक इंपॉर्टेंट सवाल, तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस यानी सूर्य से भी बहुत बड़ा है ना, से अधिक हो जाता है, तो ऐसे में ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, तारा सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तारा सिकुड़ जाएगा। और जब तारा सिकुड़ जाएगा तो आपको सबको पता है आयतन क्या हो जाएगा इसका, कम। आयतन क्या हो जाएगा तारे का, कम हो जाएगा। जब आयतन कम हो जाएगा तो द्रव्यमान तो ज़्यादा ही है ना। तो आपने एक चीज़ सुनी होगी, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक। तो जब आयतन कम हो जाएगा तो तारे का घनत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से अधिक होता है तो ऐसे में तारा सिकुड़ जाएगा, आयतन कम हो जाएगा, घनत्व बढ़ जाएगा। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट, तारा ब्लैक होल में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ब्लैक होल में बदल जाएगा। और ब्लैक होल के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बता देता हूँ, लेकिन पहले एक चीज़ सुनो, अपन तारे के बारे में पढ़ रहे थे और वापस जब मैं तारे के बारे में बोलूँ तो पहली बात सुनना वापस। हाइड्रोजन ने मिलकर क्या बनाया, हीलियम बनाया। हो गई क्या ये बात, ठीक है। और केंद्र में क्या बन गई, हीलियम। और केंद्र में हीलियम बनने के बाद किनारे में भी क्या बनेगी, हीलियम। और जब इस प्रकार हीलियम बनेगी तो ऊर्जा क्या होगी, मुक्त होगी। और ऊर्जा के मुक्त होने से चमकदार रोशनी निकलेगी और इस प्रकार तारे का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। और जब तारे का निर्माण होगा तो मैंने एक बात आपको ये पहले भी कह दी थी कि तारा धीरे धीरे लाल होने लगता है, इसको हम लाल दानव या रेड जाइंट भी कहते हैं। और इसके बाद तारे की मृत्यु भी क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है 1.4 एमएस, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर लिमिट। हमारे जो भारत के फिजिक्स के साइंटिस्ट हुए थे उन्होंने ये दी थी। और एमएस यहाँ पर है सूर्य का मास या सूर्य का द्रव्यमान। यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन यानी मास ऑफ सूर्य, ठीक है ना, सूर्य का द्रव्यमान, यदि तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से कम होता है तो इसको वामन तारा या जीवाश्म तारा या व्हाइट डार्क कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना, ब्लैक होल, जो आपने खूब सुना होगा, भी बताता हूं। अगर तारे का द्रव्यमान 1.4 एमएस से ज्यादा हो गया तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है, तारा क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जब तारा सिकुड़ेगा तो उसका आयतन क्या होगा, कम होगा। चूंकि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन कम होगा तो ऑटोमेटिक घनत्व का मान क्या होगा, बढ़ेगा। और घनत्व का मान बढ़ेगा तो तारा अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक होल में। और ब्लैक होल के बारे में आज तक कोई भी निश्चित अनुमान नहीं लगा पाया है। इतनी खतरनाक चीज़ है ब्लैक होल। कहते हैं कि इसका इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण लेवल होता है, इतना ज़्यादा होता है कि प्रकाश को कोई रोक सकता है क्या, नहीं ना। प्रकाश की गति तो बहुत तेज मानी जाती है, सबसे तेज, ठीक है ना। उसके बावजूद ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा होता है कि इसमें एक बार अगर प्रकाश भी चला गया तो प्रकाश भी इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर नहीं आ पाएगा। और ब्लैक होल के अंदर अपन कल्पना ही नहीं कर सकते, पृथ्वी छोड़ो सूर्य भी ऐसे समा जाता है जैसे कोई छोटी सी कण हो, ठीक है ना। तो ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है और इस पर फिजिक्स के नियम भी लागू नहीं होते, इतनी खतरनाक चीज़ है ब्लैक होल के बारे में, ठीक। और अभी नासा ने थोड़े दिन पहले ब्लैक होल की तस्वीर भी जारी करी थी, ठीक है ना। तो ब्लैक होल के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब
मतलब सीधी सी बात है, अपन तुक्का ही लगा रहे हैं, अपन अनुमान ही लगा रहे हैं ब्लैक होल के बारे में। लेकिन ब्लैक होल जो है एक बहुत फिजिक्स की दृष्टि से, सौरमंडल की दृष्टि से एक अत्यंत ही रहस्यमयी जो घटना है वो है। तो तारे की उत्पत्ति, तारा कैसे खत्म हो रहा है, ब्लैक होल कैसे बन रहा है, वो मैंने बता दिया आपको। बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता दिया, अपन ने आकाशगंगा के बारे में भी जाना, सौरमंडल की उत्पत्ति के बारे में भी देखा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में देखा। अगले वीडियो से अपन सूर्य के बारे में पढ़ना चालू कर देंगे। सूर्य भी एक तारा है, ठीक है ना। और उसके बाद से फिर आगे बढ़ते बढ़ते सौरमंडल के 8 टुकड़े पढ़ेंगे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद।